हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का एनालिसिस करा रहे हैं और आज मैं आप लोगों को 9 फरवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में, उनके क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से टच किया गया था। और स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि अभी जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पर, और कई अभी मैंने फिलहाल में देखे हैं कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो एकदम दोबारा से डिट्टो बिल्कुल उसको सेम टू सेम उन्होंने रिपीट कर दिया है। तो लगभग एक ही ढर्रे पर एक ही पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में वो जरूर कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस नए नए डाल रहे हैं और नए नए टॉपिक से डाल रहे हैं, तो उनको कुछ देखने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स जो हम लोग आपको कराते हैं उसको अच्छे से देखिए और उसी पर वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं 9 फरवरी को जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। जैसे स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। कहा गया कि 15 डिग्री के पूरक कोण तथा 125 डिग्री के समपूरक कोण का योग क्या होगा। क्वेश्चन का पैटर्न ये था कि 15 डिग्री के पूरक कोण और 125 डिग्री के समपूरक कोण का योग क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरक कोण कहते किसे हैं और समपूरक कोण कहते किसे। पूरक कोण का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक कोण मैंने ए मान लिया और एक कोण बी मान लिया, इन दोनों को अगर जोड़ा तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरक कोण होगा। और पूरक कोण को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और समपूरक कोण क्या होता है वो भी हम समझेंगे। समपूरक कोण कहते हैं कि जब किसी दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो समपूरक कोण होता है। तो इसको हम कहेंगे कि समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री, और पूरक कोण कौन हुआ जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। और इसको इंग्लिश में समझने वाले स्टूडेंट्स ऐसे समझेंगे कि पूरक कोण को कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है और समपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया कि 15 डिग्री के पूरक कोण, तो 15 डिग्री आप मान लीजिए इसमें से कोई भी कोण, आप चाहे इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए 15 डिग्री का। तो अगर आप 90 में से 15 डिग्री 90 में से यहाँ छोड़ दीजिए, आप सीधा सीधा ऐसे समझिए कि 90 डिग्री में 15 डिग्री अगर आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 75 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, 75 डिग्री होगा, जो उसको पूर्ण कर देगा। फिर उसी तरीके से कहता है कि 125 डिग्री का समपूरक कोण, तो 125 डिग्री का मतलब होगा कि अगर आप 180 डिग्री में 125 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, 5, और ये आपका हो जाएगा 7, 7 में से 55, यानी कि 55 डिग्री आपका हो जाएगा समपूरक कोण। यानी कि 125 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 55 डिग्री, और 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 75 डिग्री। अब कहा कि इन्हीं दोनों का योग पूछा गया, तो आपको करना क्या है, 75 डिग्री और इस 55 डिग्री को जोड़ देना है, तो यही आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा। 5 5 10, 7 5 12, 1 13, तो 130 डिग्री आपका फाइनल आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा गया कि 1300 में क्या जोड़ा जाए। 1300 में क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही पूछा गया है कि 1300 में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1300 में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि 1300 में क्या जोड़ा जाए। अब 1300 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो आपको करना क्या होगा कि 1300 में जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि इसमें प्लस करने का है। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि 1300 से ठीक ऊपर कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 37 का स्क्वायर करता हूं, स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 37 का स्क्वायर 1369 होता है। 37 का स्क्वायर 1369 होता है। तो अब आप देखिए कि मैंने अभी क्या कहा, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। कहता है कि 1300 में क्या जोड़ा जाए। तो 1300 से पहले अगर कोई भी नंबर हम लेंगे तो वो तो उसमें करना नहीं कि 1300 से पहले का मतलब होगा कि कम, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1300 में क्या जोड़ा जाए। 1300 से स्टार्ट किया गया, तो अब सिंपल सी बात है कि 1300 के बाद जो अगली संख्या होगी वो 1369 होगी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी पूर्ण वर्ग होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 1300 से 1369 कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि अगर हम 1300 में 69 जोड़ेंगे तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 69, यानी कि 69। तो हाँ स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम आपको 40 से 50 तक का स्क्वायर जरूर से, यानी वर्ग जरूर से याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि हर चीज के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़े, आप प्रैक्टिस में रहें, उससे आपको भड़बली याद होता रहेगा कि 40 का स्क्वायर किया है, 25 का स्क्वायर किया है, या 20 का स्क्वायर किया है, या 22 का स्क्वायर किया है। ये सब आपको थोड़ा भड़बली याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 37 का स्क्वायर 1369 होता है। आप 1300 में 69 जोड़ेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा 69। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा कहा गया आपसे कि ए बी से 50% ज्यादा कार्यदक्ष है, ए बी से 50% ज्यादा कार्यदक्ष है, और सी ए प्लस बी से आधा समय लेता है। सी जो है ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलके जो कार्य करते हैं उनसे आधा समय लेता है। अगर सी एक कार्य को 40 दिन में करता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश की गई। क्या कहा गया कि ए जो है बी से ज्यादा कार्यदक्ष, जबकि इसकी जरूरत थी ही नहीं आपको। ए बी से ज्यादा कार्यदक्ष है, इसको आपको यूज ही नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको साफ साफ दे रहा है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि सी अकेले जो कार्य करता है वो 40 दिनों में करता है, लेकिन कहता है कि वो ए और बी से के जो कुल कार्य जो करते हैं ना उनसे वो आधा समय लेता है। तो इसका मतलब हो गया कि सी अकेले जो है ए प्लस बी से ज्यादा कार्य दक्ष है, यानी कि आधा समय लेता है, यानी दोगुना दक्ष है वो। तो इसका मतलब हो गया कि सी अगर हम कहें कि 40 दिनों में करता है तो ए प्लस बी, यानी यहां तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि सी ए प्लस बी से आधा समय लेता है किसी कार्य को करने में। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी दक्षता जो हो जाएगी, सी की दक्षता जो हो जाएगी ए प्लस बी के कुल कार्य से डबल हो जाएगी। तो डबल होगी तो ये आधी समय लेगा, तो इसका मतलब होगा कि ए प्लस बी कितना लेगा, 80। सिंपल, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के 80 दिन लेंगे और सी अकेला लेता है 40 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ ऐसा दिया गया है। तो अब आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कहता है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर तो आपको अलग से ए बी की कार्य निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी मिल करके 80 दिनों में करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके, यानी कि आपको कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको ए प्लस बी का कार्य तो दिया ही हुआ 80 दिन, तो आप यहाँ कर लीजिए उनका एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 1/80 प्लस सी करता है 40 दिनों में, तो ये एक दिन में 1/40 काम करेगा। तो आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है कि 80 और 40 का एलसीएम 80 होगा, 80 कट जाएगा, 40 दूना 80 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आया 3/80। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप उसको पलट दीजिए, 26 या 78, 26 या 78 हो जाएगा, 6 या 18, 2 3 6 78, 78 2 80, यानी कि इतने दिनों में कार्य समाप्त करेगा तीनों मिल करके, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से मैं बता दूं तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में आपको शुरू में कहा गया कि ए की कार्यदक्ष, ए की जो क्षमता है वो 20 से 50% ज्यादा है, इसका कोई यूज हुआ यहाँ पर नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस चक्कर में पड़े होंगे कि ए की कार्यदक्षता, ए की जो क्षमता है वो 20 से 50% ज्यादा है, तो वो माइंड में ये सोचते रह जाएंगे कि अब हमें ए का अलग से निकालना है, बी का निकालना है, भाई क्या जरूरत है निकालने की। अब आप देख रहे हो साफ साफ कि जब आपको क्वेश्चन में सीधे दे रहा है कि सी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और सी अकेले जो ए और बी मिलके जितना समय लेते हैं उससे वो आधा समय लेता है। तो आधा समय लेता है मतलब वो 40 दिन लेगा, तो जब आधा लेगा तो ऑब्वियसली ए और बी डबल समय लेगा, यानी कि 40 दूना 80, तो ए और बी मिलकर के 80 लेते हैं। तो ए और बी की अलग से निकालने की आपको जरूरत थी ही नहीं, सिंपली ए और प्लस बी का ऑलरेडी गिवन था, 40 आपको दिया था, फाइनल आंसर आपका निकल गया 26/2/3। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है कि किसी त्रिभुज में कोण ए और कोण बी का अंतर 12 डिग्री है और कोण सी और कोण बी का अनुपात 4:1 है। तो कहता है कि तीनों कोणों का अनुपात क्या होगा, तीनों कोणों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपको स्टूडेंट्स करना क्या है कि पहले आपको क्वेश्चंस को निकालना है, सबकी वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में दिया गया कि कोण ए और कोण बी का जो अंतर है वो है 12 डिग्री का। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है कि कोण सी और कोण बी का जो अनुपात है, कोण सी और कोण बी का जो अनुपात है वो है 4:1, 4:1। तो अगर आपको 4:1 दे रहा है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मान लीजिए आप 4a और इसको मान लीजिए सिर्फ a। तो यहाँ पर बी के कोण बी का मान a हो गया, कोण सी का मान 4a हो गया। तो अब हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर कोण ए का मान निकाल लेंगे हम। कोण ए का मान कितना होता है, कोण ए का मान आप यहाँ पर रख दीजिए 12 डिग्री, और कोण बी आपको यहाँ दिया गया है ए, तो 12 प्लस ए हो जाएगा। अब आपको तीनों कोणों का मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया, बी का भी ऑलरेडी निकल गया, सी का भी निकल गया। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ए का मान निकाल लीजिए, अब सबके कोण की वैल्यू निकल जाएगी। तो कोण ए का मान कितना आया है 12 डिग्री प्लस ए, ये कोण ए का मान आया है। कोण बी का मान आपको ए आ ही रहा है, कोण सी का मान आपको 4 ए है, और इन तीनों का कुल योग कितना है 180 डिग्री। अब आपको सिंपली क्या करना है कि 12 डिग्री को इसमें घटा देना है, तो आपको यहाँ पर क्या निकलेगा 4 1 5 1 6 6 ए निकलेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको घटा देना है कि 180 में 12 को घटाएंगे तो 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब आपको इससे काट देना है, 6 दूना 12 और 6 8 48, यानी ए का मान कितना निकल के आ गया 28, यानी कि कोण बी कितना निकला 28। अब कोण ए कितना निकलेगा 28, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कोण सी 28 गुना 4 कर दीजिए, 8 चौके 32 और 4 दूना 8 3 11, यानी कि 112 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि तीनों कोणों का अनुपात क्या होगा, तीनों कोणों की वैल्यू तो निकल गई, कोण ए का मान 40 और कोण बी का मान 28 और कोण सी का मान आपको यहाँ पर निकल करके आ गया ये 112। अब आप तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो ए का कितना देता है 40 डिग्री, तो 40 लिख लीजिए यहाँ पर, और बी का कितना है 28 और सी का कितना 112। आप इसको काट दीजिए, 4 दहें के 40, 4 सते 28, और इसको और काट दीजिए, 4 दूना 8 और यहाँ से कितना निकलेगा 4 दूना 8 निकलेगा, 4 8 32, तो हो जाएगा 10 7 और 8 28। ये तीनों कोणों का अनुपात हो गया, निकल करके आ गया आपके बीच 10 7 और 28। यही आपका फाइनल आंसर हुआ जो तीनों कोणों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 50% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। कोई दुकानदार अपने वस्तु पर जो मूल्य अंकित करता है वो उसके ओरिजिनल मूल्य से 50% ज्यादा मूल्य अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है, तो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आपको यहाँ पर समझना क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये दे रहा है कि कोई दुकानदार अपने वस्तु को क्या कहता है कि अंकित मूल्य 50% ज्यादा अंकित करता है। तो मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, अब उसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा एमपी, मार्क प्राइस कहते हैं अंकित मूल्य को। तो अब वो कहता है कि 50% ज्यादा अंकित करता है, तो अब वो मार्क प्राइस 150 हो गया। अब क्वेश्चन में आगे देता है कि वो 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देता है कि मतलब उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 150 का आपको करना क्या है, 150 का आपको सिंपली निकाल लेना है 75%, तो 75% आप निकालेंगे, क्योंकि 25% तो छूट ही दे देता है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 225/2 हो जाएगा, या आप 225 का आधा करेंगे 112.5 हो जाएगा, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112.5, यानी 112 रुपया 50 पैसा आ गया। अब आप देखते हैं कि क्रय मूल्य है कितना 100 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 112 रुपया 50 पैसा, तो सिंपली आप देख रहे हैं कि उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर देख लेंगे, प्रतिशत लाभ कितने होगा, क्योंकि ये 100 रुपये में खरीदा था और बेच रहा है 112 रुपये 50 पैसे में, यानी कि 25% का डिस्काउंट देने पर, तो उसको लाभ हो रहा है 12.5 रुपये का। तो लाभ गुने 100 कर दीजिए, लाभ गुने 100, क्रय मूल्य तो आपको साफ साफ दिया है 100, तो 100 लिख दीजिए, 100 काट दीजिए तो 12.5%, तो 12.5% उसको रियल में लाभ हुआ, जो इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि cos sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का मान कितना होगा। स्टूडेंट्स इसको आप बहुत इजी वे में समझेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मतलब क्या होता है, π/2 होता है। ये सबको पता है कि इतनी की जो वैल्यू होती है वो, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग रिमेंबर कर लीजिए इस चीज को, कि sec इनवर्स x और प्लस cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। ये याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर।
इसी यहाँ इस पूरे की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक की वैल्यू आपको π/2 आ गई है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बैठा दीजिए cos π/2 आ जाएगा। अब cos π/2 का मतलब क्या होता है, आपको स्टूडेंट्स पता है कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर दीजिएगा पाई की जगह, 2 से इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा cos 90 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ आपसे, यानी कि इस पूरे का जो मान होगा निकल करके जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक की वैल्यू आपको क्या आती है, π/2। अब आपने क्या किया, यहाँ पर cos तो दिया ही हुआ था, यहाँ तक की वैल्यू आपने π/2 कर दी। पाई का मान 180 होता है, 2 से काटेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का मान चार्ट में आपको पता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। तो 0 सॉरी डिग्री नहीं 0 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0, इस पूरे की वैल्यू। हाँ, इसके लिए आपको ये याद रखना था, इनवर्स। चलते हैं भाई स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया आपसे। क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेनों द्वारा किसी दूरी को तय करने के लिए गए समय का अंतर आधे घंटे का है। दो ट्रेनों के द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिए गए समय का अंतर आधे घंटे का है और उनकी चाल, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की चाल दी गई, एक ट्रेन की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और दूसरे ट्रेन की जो चाल दी गई है वो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो कहता है कि दूरी क्या थी। तो स्टूडेंट्स इसको आप सिंपली ऐसे समझिए कि मान लिया कि हमने डिस्टेंस डी, दूरी को डी ही मान लिया, दूरी को डी मान लिया और यही डी हमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी बटे चाल होता है समय। अब आप एक बात बताओ, जिसकी चाल कम होगी तो वो ज्यादा समय लेगा। तो पहली ट्रेन जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो ऑब्वियसली उसका समय ज्यादा होगा। अब दूसरी ट्रेन भी उसी दूरी को तय करेगी, लेकिन उसकी चाल ज्यादा है, उसकी चाल 3.75 है, इसकी 3 थी। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी चाल कम होगी तो वो ज्यादा समय लेगा, ये आपको पता है। अब इन दोनों के समयों का अंतर, इस ट्रेन का के द्वारा लिया गया समय और इस ट्रेन के द्वारा लिया गया समय का जो अंतर है वो आधे घंटे का है। स्टूडेंट्स आपको पता है। अब इसी में आपको डी की वैल्यू पूछी गई। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 3.75 को अब अगर आप तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा तोड़ सकते हैं। 3.75 है, यहाँ पर 100 कर दीजिए। आप इससे इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और ये यहाँ पर आपको दे देगा 25 ढाई के 250, 25 25 125 यानी कि 15। तो 15 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर d/3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 15/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4d और ये आ जाएगा 15, तो आपका 1/2 हो जाएगा। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 या 45 होगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये 15d। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे से क्रॉस 15 या 45, 15d हो जाएगा, 15d और ये हो जाएगा 4 या 12d। तो 15d में 12d को आप घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3d आ जाएगा, 3d आ जाएगा आपका फाइनल। आप समझ पा रहे हैं, 15d है और ये 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3d हो जाएगा बाय हाफ बराबर हाफ। तो अब आपसे d का मान पूछा गया, तो d का मान आप निकाल दीजिए। यहाँ पर 45 उधर ले जाइए और 3 दूना 6, 45/6 आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए और काट सकते हैं 3 दूना 6 आप 15, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5, यानी कि 7.5 किलोमीटर कुल दूरी थी। ये जो डी का मान पूछा गया था, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि एक फ्रिज जिसकी विमाएं 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, विमाएं मतलब उनकी अलग अलग डायमेंशंस जो दी गई हैं। एक फ्रिज है यानी रेफ्रिजरेटर है जिसकी विमाएं 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। कहता है कि उसी फ्रिज के अंदर में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने बर्फ के टुकड़े रखे जा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने बर्फ के टुकड़े रखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको समझना है आपको। फ्रिज, अब कहता है कि फ्रिज की विमाएं, तो अब आप एक बात बताओ, फ्रिज की विमाएं दिए कितना रहा है आपको, क्वेश्चन में दे रहा है 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये घनाभ दिख रहा है, क्यूबाइड दिख रहा है। क्यूबाइड का क्या फॉर्मेट होता है, क्यूबाइड के का जो आयतन होता है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फ्रिज है उसका आयतन है कितना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हम मान लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली क्या दे देगा, 8 × 40 5 के 20 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इस फ्रिज का, यानी जो फ्रिज है
रेफ्रिजरेटर है उसका आयतन निकला, फ्रिज का आयतन हमें निकला ये 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछता है कि जो बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, उसका एक किनारा है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वैसा वैसा बर्फ का कितना टुकड़ा इस पूरे फ्रिज के में रखा जा सकता है। तो आपको करना क्या होगा, बर्फ के टुकड़े का एक बर्फ के टुकड़े का आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन अब आपको देता है कि उसका किनारा है कितना, 2 सेंटीमीटर, एज कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये चूंकि घनाभ नहीं होगा बल्कि घन रूप में क्यूबिकल होगा। तो आपको पता है कि घन का आयतन होता कितना है, किनारे का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। आप ऐसे समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक बर्फ का जो टुकड़ा होगा उसका आयतन क्या होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब, और पूरे फ्रिज का जो आयतन है वो है 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टोटल कितने ऐसे बर्फ के टुकड़े जिसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है वो उस फ्रिज के अंदर रखे जा सकते हैं। तो कुल टुकड़े बराबर क्या हो जाएगा, कुल टुकड़े बराबर हो जाएगा इस आयतन में इसके एक टुकड़े के आयतन से इसको आप भाग लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर कट हो गया, 8 दूना 16, तो आपका 20 टुकड़े ऐसे निकल करके आएंगे जो उस फ्रिज के अंदर में इस 8 सेंटीमीटर क्यूब के एक टुकड़े के समान होंगे जो रखे जा सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा 20 टुकड़े बर्फ के, आइस क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि 294 में 294 में किससे गुना किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि कहता है कि 294 में आपको किससे गुना करना है, मतलब किससे गुना करें कि जिससे कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा कि इसको ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। आप देखिए कि इसका ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 147 करेंगे तो 294 हो जाएगा। 47 को और भी आप ब्रेक कर सकते हैं, 21 गुना 7 कर सकते हैं, 21 गुना 7 तो 3 गुना 7 गुना 3 7 21 और 7 कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्या दिखता है कि 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7, मतलब ये है कि इसको जब मैंने तोड़ा, 2 तो ऐसे ही है 147, तो 7 या 21 को 7 से करेंगे तो 7 7 दूना 14 हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि घन के मतलब वर्ग होने के लिए किसी भी संख्या का जोड़ा होना बहुत जरूरी होता है। तो अब आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इन दोनों को गुना कर देंगे 6। तो अगर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो तो इसके लिए इसमें हम देख रहे हैं कि 2 7 तो मौजूद है लेकिन 6 कितने मौजूद है, एक ही मौजूद है। अगर इसी में हम एक और 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि जो संख्या भी निकल के आएगी जब हम 294 में 6 से गुना करेंगे तो कुछ उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बन करके आएगा, उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा 6 आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने इसको ब्रेक किया, इसका गुणनखंड किया तो 2 7 तो मिल रहे थे लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 6, तो मतलब ये था कि एक 6 और यहाँ पर आता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी कि इसमें 294 में 6 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे कहा गया, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार कोई वस्तु 8% की हानि पर बेचता है, अगर वो उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचता तो उसे 104 रुपये अधिक मिलता, तो इसका उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। स्टूडेंट्स मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं और प्रीवियस 2-4 दिन पहले ही मैंने करवाए हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए थे, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया था, सिर्फ डाटा चेंज था। क्वेश्चन कहता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। तो मान लीजिए कि अगर वो 100 रुपये में बेचता तो अब वो बेच कितने में रहा, 8% हानि पर, यानी कि अब बेच रहा वो 92 रुपये में। ठीक, अब दूसरी स्थिति में कहता है कि अगर वो उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचता, यानी कि अगर वो 100 रुपये खरीदता और उसको 5 पर बेचता, तो अब फाइनली हम कहते हैं कि वो 105 रुपये में बेचता उसको। तो पहले वो बेचा 105 92 में, अब बेच रहा है 105 में। अब कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 13। अब कहता है कि अगर वो 5% लाभ पर बेचता तो उसको 104 रुपया अधिक मिलता है, क्योंकि अगर वो 8% के
जो कि क्वेश्चन में दे रहा 8% के हानि पर बेचता है तो उसको लॉस होता है, यानी कि लॉस हो रहा है हानि पर बेचने से। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि वो 8% हानि पर बेच रहा है, लेकिन उसी वस्तु को अगर वो 105 रुपये में यानी कि 5% के लाभ पर बेचे तो उसको 104 रुपये का फायदा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि 92 और 105 का अंतर कितना आता है? 13। अब यही 13%, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, 13% 104 रुपये के बराबर। तो 104 को आप, यही 13% 104 रुपये के बराबर है, तो उसका तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप इसको 100 कर देंगे तो 13 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 8 104। तो यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 800 रुपया। हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब आपको दिया जाए कि वो हानि है तो हानि को आप 100 में से घटा करके लिख लीजिए ऐसे, और जब कहा जाए कि लाभ है तो 100 में प्लस कर दीजिए। फिर दोनों का जो अंतर आता है ना, वही उस रुपये के बराबर होता है जो रुपया कहा गया कि इतना अगर उसको लाभ पर बेचता तो इतना पैसा उसको, इतना रुपया ज्यादा मिलता, तो वो इन दोनों का जो अंतर होगा उस रुपये के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप काफी इजीली आंसर दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि जो 9 फरवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। अब स्टूडेंट्स, जहाँ तक क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं, मैं जानता हूँ कि क्वेश्चंस और भी होते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, क्योंकि जिस क्वेश्चन पर मुझे डाउट होता है कि ये क्वेश्चंस के डाटा गलत हैं, अगर मैं करा दूँ स्टूडेंट, तो आप कल कहोगे कि सर आप लोगों ने तो करा दिया लेकिन वो आपने गलत कॉन्सेप्ट दे दिया या क्वेश्चन ही गलत था। तो हम लोग पूरी तरह से उस पर काफ़ी विश्लेषण करने के बाद जब जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक दिखता है, मैं वही क्वेश्चन की एनालिसिस कराता हूँ। मकसद ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हम आपको एक दिन में 50 क्वेश्चन करा दें। मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन का एटलीस्ट पैटर्न पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किन किन चैप्टर्स को टच किया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे एग्जाम को फेस करेंगे, उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा, जो 10 फरवरी को जो एग्ज़ाम यानी कि आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चंस का एनालिसिस में करवाऊंगा। अगली वीडियो हमारी 10 फरवरी की होगी, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन जाने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको फैलाइए। ये हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेकर के आते रहें और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स को भी लेकर के आते रहें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।